हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज होम साइंस एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें लीवर से क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या है? लीवर से क्वेश्चन है। LIVER लीवर से है। और क्या है? छोटी छोटी आंत से है, बड़ी आंत से है, पाचन से है, हार्ट से है। इन सारे टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाए हैं। किसी से 15 क्वेश्चन है, किसी से 10 क्वेश्चन है। इस तरीके से करके इसमें 7-8 टॉपिक से क्वेश्चन हम उठाए हैं। इसमें 125 से ऊपर ही क्वेश्चन होगा। ठीक, अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये अभी क्या है? अभी हार्मोन से संबंधित कुछ प्रश्न चलेंगे। ठीक, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन किससे होगा? अग्नाशय से। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज से किससे होता है? बीटा सेल से होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्लैंड से। ठीक है। इससे क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसे GH हार्मोन भी कहते हैं। अब क्या है? एड्रीनेलाइन लिखा है, लेकिन एड्रीनेलिन हार्मोन किसे कहते हैं? डर हार्मोन को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उड़ो एंड लड़ो हार्मोन, और फियर एंड फाइट। ठीक है, ये सब क्या है? इसी हार्मोन को कहते हैं। ये हार्मोन क्या है? हमारे कभी भी घबराहट हो, डर हो, उस समय ये एक्टिव हो जाता है, और हमें भागने के लिए, हमें जो भी चीज़ सामना कर रहा हो उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर क्या करता है? एनर्जी फूंक देता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संबंध किससे है? तो गर्भावस्था से है। ठीक, टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है? तो ये क्या है? पुरुष हार्मोन्स है, यानी मेल्स हार्मोन्स है। ठीक, मेलाटोनिन किस हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? नींद और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन क्या करता है? कहते हैं ना, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर फिट होता है। एक बार अगर सुबह क्या है, 2-3 दिन अगर 4 बजे उठने लगो, तो अपने आप 4 बजे क्या होगी? नींद आपकी खुलने लगेगी। जिस समय पे आप फ्रेश होने जाते हो, उसी समय पे आपकी नींद खुल जाएगी और आपको फ्रेशन अप होने की जरूरत महसूस होने लगेगी। तो ये सब क्या है? ये सब यही हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है। एस्ट्रोजन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एस्ट्रोजन अंडाशय से, यानी ओवरी से निकलता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो फीमेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो एड्रीनेलिन है। ठीक है, क्या है? एड्रीनेलिन है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, यानी मधुमेह नामक बीमारी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन का कार्य विकास और वृद्धि में मदद करना है? तो ग्रोथ हार्मोन, अभी आप लोग पढ़े हो ऊपर, क्या है? HG हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अधिवृक्क से होता है। अधिवृक्क मतलब इस तरीके के, इस आकार की कुछ हमारी किडनी होती है। ठीक, ऐसे कुछ हमारी किडनी होती है, और इसी के ऊपर ऐसे ये बना होता है। यही क्या है? यही अधिवृक्क होता है। ठीक है, ये क्या है? ये एड्रीनेलिन है, यहीं से स्रावित होता है। ये क्या है? ये हमारी किडनी है। ठीक, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन शरीर में वृद्धि करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? ये फीमेल्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? ये मेल हार्मोन है। और थायरॉक्सिन क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला है। ठीक, हार्मोन एल्डोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन। ये क्या करेगा? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, यानी मधुमेह नामक रोग होता है। इसे और क्या क्या कहते हैं? चीनिया पेशाब कहते हैं। और मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। ये सारे प्रश्न बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो गर्भावस्था के लिए सहायक होना। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रेगनेंसी के समय में एक्टिव होता है, और वहाँ पे हेल्प करता है आसानी से बच्चा पैदा होने के लिए। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये किस में पाया जाता है? ये भी फीमेल्स का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? पहली बात तो ये क्या है? ये मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन्स हैं। और इसके वर्ग क्या हैं? पुरुष प्रजनन अंगों की वृद्धि और कार्य में सहायक होता है। शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो पैराथायराइड
हार्मोन है। ये क्या करता है, ब्लड में जब हमारे कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लड से क्या हड्डी में कमी हो जाती है तो ब्लड से क्या करता है, हड्डियों को कैल्शियम वापस करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य किससे संबंधित है, तो एल्डोस्टेरोन का वर्ग क्या है, पानी और सोडियम का संतुलन बनाए रखना। पानी और सोडियम का संतुलन बैलेंस कौन बनाता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक। पिट्यूटरी ग्रंथि से किस हार्मोन का कार्य सेक्स हार्मोन का नियंत्रण करना होता है, तो किसका होगा, एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन को हिंदी में क्या कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है, तो देखो यहाँ पे आ गया क्या है, कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करना होता है। अगर क्या है कैल्शियम, हमारे कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ब्लड में भी तो होता है। कैल्शियम का कार्य में अगर आप देखोगे तो कैल्शियम के कार्य में ये भी होता है कि ब्लड को क्लॉट करने में भी कैल्शियम हेल्प करता है। ठीक है। और ब्लड में कैल्शियम होता है, जब हड्डियों में हमारे कमी होती है कैल्शियम की तो ये क्या करता है, ये ब्लड से क्या करता है, हड्डियों को भेज देता है। और जब हड्डियों में ज्यादा होता है तो क्या करता है, यहाँ से ब्लड को भेज देता है। इस तरीके से अपना कार्य बैलेंस बनाकर रखता है। कौन रखता है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है। ठीक। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो मेलाटोनिन। ठीक, यही मेलाटोनिन था ना जो क्या कर रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हार्मोन जिसे ऑक्सीटोसिन का कार्य कहा जाता है का क्या कार्य है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करेगा, प्रसव पीड़ा को नियंत्रित करता है। इसको दुग्ध हार्मोन कहते हैं, इसको लव हार्मोन कहते हैं, इसको कई तरीके का नाम है इसका। ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीटोसिन, इसे ही बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है शारीरिक और मानसिक विकास को नियंत्रित करना। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे गले में होता है। ठीक है। शारीरिक और मानसिक विकास को नियंत्रित करना कौन करता है, नियंत्रित। अच्छा, ये तो ऊपर वाला प्रश्न उत्तर था ना। अब क्या है, एड्रिनेलिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि से क्या होगा, तो ऊर्जा का स्तर बढ़ जाना। भाई हमारे अंदर एनर्जी, अगर मेरे सामने कुत्ता खड़ा हो, ठीक, और मुझे काटने के लिए दौड़ा रहा हो, मुझे भागना हो, ठीक, तो उस समय क्या है, मेरे अंदर एनर्जी आएगी तभी तो भागेंगे। भाई एनर्जी नहीं रहेगी तो हम वही बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो यही हार्मोन क्या है, हमारे अंदर एनर्जी यानी जान फूंक देता है कि भाग लो बेटा, नहीं तो कुत्ता अटैक कर जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, शरीर की वृद्धि को बढ़ावा देना। यकृत से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो ग्लूकेगॉन का होता है। ठीक है। किसका होगा, ग्लूकेगॉन का होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। किसको, अंडाणु के विकास में। तो अंडाणु किस में हो गया, फीमेल्स में हो गया। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके यहाँ कार्य करेगा, तो फीमेल्स में कार्य करेगा। ठीक। कॉर्टिसोल हार्मोन का क्या कार्य है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, तनाव और सूजन को नियंत्रित करता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो इस समय वो क्या करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव होने का कार्य करता है और व्यक्ति को उससे तनाव से उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब क्या है, अब यहाँ से फिर 20 प्रश्न है, वो भी किससे संबंधित है, ये भी हार्मोन से ही संबंधित है। ठीक है। एल्ड्रेलाइन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है, एड्रिनेलिन ही है। ठीक है। क्या है, एड्रिनेलिन ही ये है। ठीक, लिखने में टाइप करने में गलत हो गया है। तनाव, भय या अत्यधिक उत्तेजना के समय में ये स्रावित होता है। जब भी व्यक्ति तनाव में होगा, टेंशन में होगा, डर लगी होगी या अत्यधिक उत्तेजना होगी कि बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, उसी समय ये चीजें क्या होगी, स्रावित होता है। इंसुलिन का क्या कार्य है, तो इंसुलिन हमारे ब्लड शर्करा को, ब्लड शुगर के स्तर को क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। कौन, इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है, अग्नाशय से। अग्नाशय से भी कहाँ से निकल रहा है, बीटा सेल से निकल रहा है। ठीक। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसे कहा जाता है क्या, प्रसव हार्मोन भी इसे कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, इसे लव हार्मोन कहते हैं, सब चीज इसी को, इसको दुग्ध हार्मोन कहते हैं। ठीक। कार्टिसोल हार्मोन किससे संबंधित है, तो तनाव और सूजन से।
प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन से दुग्ध उत्पादन का के लिए जिम्मेदार है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है और किसको कंट्रोल करता है? जो शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया होती हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करेगा, तो थायरॉक्सिन होता है। ठीक है। किस हार्मोन का स्तर बढ़ने से शरीर में जल और सोडियम की कमी हो जाती है? यानी कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल हाई हो जाए तो क्या होगा, हमारे अंदर शरीर में जल और सोडियम की कमी हो जाती है? तो एंटी ड्यूरोटिक हार्मोन, जिसे एडीएच हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएच हार्मोन कहते हैं, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक। किस हार्मोन के प्रभाव से शरीर में खून की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? तो एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, खून की कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। कहीं से भी अगर हार्मोन से क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है। अगर वीडियो को देखते हो और रुक करके थोड़ी देर तक देखते हो, ये नहीं कि अरे क्या लेकर आए, चलो भागो भागो दूसरे क्लास पे चलो, तो फिर आप जानना समझना। ठीक है। बाकी हमारा चैनल नया है, अभी आप लोग को वीडियो पे व्यू भी कम दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इनके पास व्यू नहीं है तो ये बढ़िया नहीं पढ़ाती होंगे। ठीक है। आप आओगे पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे कि क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी हैं। हार्मोन ऑक्सिन किसे कहते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन पहली बात तो कहाँ होता है, ये पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? प्लांट्स में होता है। और ये प्लांट्स में क्या करता है, पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। ठीक है। अब क्या है, नॉर एपिनेफ्रीन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या होता है, रक्तचाप बढ़ाना और उत्तेजना पैदा करना। ये जब हार्मोन एक्टिव होता है तो व्यक्ति की बीपी हाई हो जाती है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और क्या होता है, उत्तेजना पैदा होने लगती है। जब व्यक्ति की बीपी हाई होती है, क्या कहते हैं, हमारी बीपी हाई, बहुत गुस्से में बोलो मत। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये उसकी बीपी हाई हो गई और उत्तेजना उसका बढ़ गया। ठीक है। बीपी कितना होता है सामान्य? 80/120 mmHg। ठीक है। इसको mmHg में ही डिनोट करते हैं क्योंकि इसको पारे में ही डिनोट किया जाता है। ठीक। 1 मिनट में व्यक्ति सांस कितने बार लेता है? तो 15 से 18 प्रति मिनट सांस लेता है। ठीक है। दिल कितने बार धड़कता है? तो 72 टाइम क्या होता है, हार्ट बीट व्यक्ति की चलती है। हार्ट बीट और क्या होता है, नाड़ी गति दोनों सेम ही होती हैं। पल्स रेट और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। ठीक। अब क्या है, ऑक्टोवेटन हार्मोन किससे संबंधित है? ये प्रश्न आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, 99% लोग नहीं सुने होंगे। ठीक। ऑक्टोवेटन हार्मोन किससे संबंधित है? तो मानसिक संतुलन से, मेंटल बैलेंस से संबंधित है। ठीक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहा जा रहा है, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहा जा रहा है, का कार्य क्या होता है? तो प्रजनन अंगों के विकास को बढ़ावा देना उसका कार्य होता है। ठीक। किस हार्मोन की कमी से गोइटर की समस्या हो जाती है? गोइटर मतलब वो घेंघा वाला कह रहा है। ठीक है। GOITOR ये वाला गोइटर है। ठीक है। तो गोइटर की समस्या हो सकती है, हिंदी में आप लोग जानते हो एकदम सेम परफेक्ट शब्द नहीं टाइप हो पाता है। ठीक। इधर उधर हो ही जाता है। गोइटर की समस्या हो सकती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन में, और थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, क्या है? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो भी थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन है। पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन होता है। और इंसुलिन पैनक्रियाज से किस भाग से निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। यूटेरस यानी गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन का प्रभाव क्या होता है? तो क्या होगा, प्रसव के दौरान संकुचन को बढ़ावा देगा, यानी प्रसव के दौरान क्या होगा, हेल्प करता है। क्या होगा, हेल्प करेगा कि बर्थ जल्दी से हो जाए, बच्चा जल्दी से पैदा हो जाए, वहाँ पे हेल्प करता है। ठीक। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। इसे ही बर्थ का हार्मोन, लव का हार्मोन, मिल्क हार्मोन, और भी इसके 2-4 नाम है जो मौके से मुझे नहीं याद आ रहे हैं। ठीक है। शरीर में पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो गैस्ट्रिक हार्मोन है। ठीक है।
महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो अंडाशय यानी ओवेरी होती है। ठीक है, क्या होगी? ओवेरी होती है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होने पर कौन सा प्रभाव हो सकता है? तो क्या होगा? महिला के लक्षण प्रदर्शित होना। ठीक है, महिला के लक्षण प्रदर्शित होने लगेंगे, यानी अभी बच्ची है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो महिला दिखने लगेगी। जो भी महिलाओं में विकसित होती है अंग, वो सारे डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, विटामिन डी के प्रभाव से शरीर में किसका अवशोषण बढ़ता है? तो कैल्शियम का। अब यहाँ तक हम लोग क्या देखे? 50 क्वेश्चन था। किससे? हार्मोन से। किससे था? हार्मोन से 50 क्वेश्चन था। अब इसके बाद यहाँ देखो दिया है, बिल्कुल मैं बच्चों के रिफ्लेक्स, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ क्या है? बेबी रिफ्लेक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, जो कौन कौन से रिफ्लेक्शन बच्चों में होता है, जैसे मोरो होता है, बेबेंस्की होता है, ग्रेसिप्स होता है, सिक्सेरियन होता है, ये सारे इसमें ऐसे ऐसे मैं रिफ्लेक्शन लेकर आई हूँ जो आप लोग शायद पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, और वो भी 50+ क्वेश्चन होगा। आप लोग इस तरीके से देखिएगा, 200-300 प्रश्नों का क्या होगा? सीरीज होगा। और जब तक हो पाएगा तब तक मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे लेकर आऊंगी। अब क्या है? शिशु का मोरो रिफ्लेक्स किसके कारण उत्पन्न होता है? तो अचानक गति या गिरने पर, जैसे बच्चे को लेकर के ऊपर हवा में उड़ाते हैं तो इस तरीके से क्या है? बच्चा हाथ ऐसे फैला देता है, या अचानक कोई गति कर जाए या कोई चीज गिर जाए तो बच्चे में क्या होगा? मोरो रिफ्लेक्स उत्पन्न होने लगता है, पैदा होने लगता है। अब क्या है? ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्शन। तो ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्शन क्या है? जन्म के पहले कुछ महीने में ये क्या होता है? शुरू होने लगता है। शिशु में सक्सोरीय रिफ्लेक्स क्या होता है? तो यह स्तनपान के दौरान मुंह का स्वतः खुलना। ठीक है, ये क्या होगा? यही कहलाता है सक्सोरीय रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या है? सक्सोरीय रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या है? तो बच्चे के गर्दन का, यहाँ पे क्या दे रहे? देखिए, शिशु के सिर की स्थिति को नियंत्रित करना। बच्चे को जब ऐसे गोद में देते हैं तो नीचे से सपोर्ट करने के लिए उसके सिर पे ऐसे हाथ लगा देते हैं। लगाते हैं ना कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बच्चे का सिर जिधर होता है उधर ही लुढ़क जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अभी उसकी मांसपेशियां क्या है? उतनी वर्क नहीं कर रही हैं कि बच्चा अपने आप बैठ जाए और अपने हाथ पैर या गर्दन को टिका करके बैठ सके। अब क्या है? बेबेंस्की रिफ्लेक्स किस अवस्था में दिखता है? तो बेबेंस्की क्या होता है? जब पैरों की उंगलियां का फैलना और जब तलवे को हल्का सा खींचा जाता है। बच्चे का अगर पैर हम मान लेते ये पैर है और इसके तलवे पे इस तरीके से अगर उंगली करो तो ऐसे क्या करता है? ऐसे उसकी उंगलियां ऐसे क्या होती हैं? ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, उंगलियां ऐसे सटी होंगी। अगर जिसके घर पे छोटा बेबी होगा तो आप ये करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो बेबेंस्की रिफ्लेक्स क्या है? उंगलियों का फैलना बेबेंस्की है। मोरो क्या था? तो मोरो किसी भी तेज गति से या आवाज होने पे जो चीजें हो रही हैं तो क्या है? मोरो रिफ्लेक्स है। बच्चा डर जा रहा है उस समय क्या है? मोरो रिफ्लेक्शन है। अभी स्तन वाला क्या था? टोनिक नेक रिफ्लेक्शन क्या है? तो टोनिक नेक यानी गर्दन सही से ना रख पाना, टोनिक नेक है। और क्या है? सक्सेरिया रिफ्लेक्स। तो सक्सोरिया क्या है? सक्सोरिया यानी स्तनपान के दौरान मुंह का स्वतः खुल जाना ही क्या है? सक्सोरिया रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन है। शिशु का पेपे रिफ्लेक्स ये क्या है? तो शिशु का पेपे रिफ्लेक्स कब उत्पन्न होता है? जब शिशु के मुंह में कुछ भी लगाने पर। ठीक है, जब उसके मुंह पे कुछ भी इस तरीके से हम लगाते हैं, कोई खिलौना हो, उंगली हो, कुछ भी हम लगाते हैं तो बच्चा जो रिफ्लेक्स देता है वो क्या करेगा? पेपे रिफ्लेक्स कहलाता है। ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स। अब रूटिंग क्या है? जन्म से पहले पैदा होता है। ये क्या है? ये रूटिंग रिफ्लेक्स है। ये महीना भी पूछ रहा है कि कब होता है? जन्म के पहले महीने में। ठीक है, पशु रिफ्लेक्स क्या है? इसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा? शिशु के पैरों को दबाने पर जो चीजें रिफ्लेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे? पशु रिफ्लेक्ट कहते हैं, रिफ्लेक्स कहेंगे। ठीक, अब क्या है? लैटरल बेंड रिफ्लेक्स किसके कारण उत्पन्न होता है? तो शिशु के सिर का अचानक झुकना। ये क्या कहलाएगा? लैटरल बेंड रिफ्लेक्स। ठीक, अब क्या है? डाइविंग रिफ्लेक्स का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो हार्मोन से जो भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएंगे। जो भी ये क्या है? रिफ्लेक्स से क्वेश्चन है ये नहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है। केवल क्वेश्चन कहाँ तक घूम घूम के रह जाता है? इर्द गिर्द मोरो, रूटिंग, बेबेंस्की, इन्हीं सारे के इर्द गिर्द घूम करके प्रश्न क्या होता है? टोनिक नेक। ठीक, इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूम करके जो भी यूट्यूब चैनल वाले कराते हैं वहीं तक रह जाते हैं। जो चीजें मिलते सिर्फ उतने ही पढ़े रहते हैं। अगर मैं जितना भी क्वेश्चन लाई हूँ अगर ये आप पढ़ लेते हो, अगर लर्न कर लेते हो तो शायद कोई भी, चाहे
ये जो अभी एग्जाम होने वाला हायर का, चाहे ये एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो या नेट तक में, ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, फंस जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब क्या है डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है, तो शिशु में पानी में शिशु के भी शरीर का स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर पानी में बच्चा नहा रहा हो और उस समय उसके शरीर की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक, शिशु का बबल रिफ्लेक्स किससे संबंधित है, तो शिशु का मुंह खोलना, बेबलिंग नहीं होती है जब उसके गेस्चर में होता है, हाव भाव में जब बच्चे के होता है तो क्या करता है, पहले बाबा दादा मामा, ठीक, फिर क्या है, फिर छोटे छोटे शब्द बोलना, पहले कूइंग होता है, ठीक, कू कू कू, इस तरीके से बच्चे नहीं आवाज निकालते, तो उन्हीं में क्या कह रहा है, बबल रिफ्लेक्स क्या है, तो शिशु का मुंह खोलना, यानी शिशु जब पहला शब्द बोलने के लिए जब कू आए जब मुंह निकालता है, बच्चे के साथ जितना बोलो उतना ही बच्चों का बोलने का विकास डेवलप होता है। ठीक, छोटा बच्चा सुन नहीं रहा है लेकिन बोलने की कोशिश करता है, जैसे आप करो तो मुंह हिलाता, भले बोल ना पाए। ठीक है, तो वही क्या है, वहीं से उसका बोलना शुरू हो जाता है और वही क्या है, बबल रिफ्लेक्स होता है। ठीक, अब क्या है, ट्रेपेजियस रिफ्लेक्स का क्या कार्य है, तो ट्रेपेजियस रिफ्लेक्स का कार्य है शिशु के गर्दन की स्थिति को प्रभावित करना। ठीक, क्या है, शिशु के गर्दन की स्थिति को प्रभावित करना। अब क्या है, सर्वाइकल रिफ्लेक्स, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, सर्वाइकल क्या होती है, गर्दन में होती है ना, तो उसकी गर्दन में झुकाव को क्या कहते हैं, सर्वाइकल रिफ्लेक्स कहते हैं। स्पीयर रिफ्लेक्स का क्या कार्य है, शिशु को बाहों में पकड़ने पर ये क्या होता है, इसका वर्क होता है शिशु को बाहों से पकड़ने का रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, शिशु का मामोट रिफ्लेक्स क्या होता है, तो शिशु का किसी वस्तु को पकड़ना, ये क्या है, मामोट रिफ्लेक्स है। जैसे हम लोग इस तरीके से उसके हाथ में क्या है, उंगली हथेली में पकड़ाओ तो उसे पकड़ता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं। अब यहाँ से देखो 50 क्वेश्चन था, यहाँ से रिफ्लेक्स से, अब यहाँ से शुरू होता है कलर व्हील से। ठीक है, पहियों का, रंगों का पहिया, ठीक, जिसे इंग्लिश में कलर व्हील कहते हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। रंगों का पहिया में प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, लाल यानी रेड, पीला यानी वाई, नीला यानी ब्लू। ठीक है, अब क्या हो गया, RYB, ये क्या है, ये प्राइमरी है यानी प्राथमिक है। ठीक है, सेकेंडरी कलर कौन होता है, तो सेकेंडरी कलर कौन सा है, नारंगी है। ठीक है, क्या होगा, नारंगी है सेकेंडरी कलर। रंगों का पहिया यानी कलर व्हील में तृतीयक रंग, टर्शियरी कलर कैसे बनते हैं, तो टर्शियरी कलर कैसे बनेगा, एक प्राइमरी और एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से क्या बनेगा, टर्शियरी कलर बनता है। ये क्वेश्चन 2021 में टीजीटी में आया था। ठीक है, जब मैं पेपर दी थी उस समय ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से कौन सा कलर बनता है, तो टर्शियरी यानी तृतीयक कलर बनता है। और क्या है, दो प्राथमिक कलर मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, तो सेकेंडरी कलर बनता है यानी द्वितीयक कलर बनता है। ठीक है, जैसे क्या है, पीला, ठीक है, पीला और लाल मिलाने से क्या बनेगा, नारंगी कलर बनता है, ऑरेंज कलर बनता है। ठीक है, अब क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर यानी पूरक कलर क्या होते हैं, ये अक्सर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, हमेशा जब भी कलर से क्वेश्चन आता है तो यही सब पूछता है। ठीक प्राथमिक द्वितीयक पूछेगा और ये सब पूछेगा कि कम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर क्या होते हैं, एनालॉगस कलर क्या होता है सॉरी, तो पूरक कलर क्या है, पूरक कलर वे होते हैं जो वे रंग जो एक दूसरे के साथ मिलकर सफ़ेद बनाते हैं, या क्या है, वे रंग जो एक पहिए में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, विपरीत क्या हो गया, इस तरीके की चीज़ें, क्या ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, तो जो कलर क्या है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं यानी पूरक कलर कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरीके से भी आप करके याद कर सकते हो। ठीक, अब क्या है, रंगों के पहिया यानी कलर व्हील्स पर यादृच्छिक कलर, क्या है, यादृच्छिक कलर यानी एनालॉगस कलर क्या होते हैं, वे कलर जो एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक, पास मतलब ये चीज़ें, एक कलर यहाँ हो गया, एक कलर यहाँ हो गया। ठीक, ये क्या हो गए, ये एनालॉगस हो गए, और जो क्या था ऊपर जो पूरक कलर था, ये चीज़ें क्या हो गई, ये पूरक हो गई, ये चीज़ें क्या हो गई, ये पूरक हो गई।
ठीक है। ये इस तरीके से ये पूरक हो गए, ये अपोजिट हो गए, और ये अगल बगल जो हो गया ये क्या हो गया, एनालॉगस हो गया, ठीक है। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के मिश्रण से क्या उत्पन्न होता है, तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक कलर बराबर क्या होगा, तृतीयक यानी टर्सियरी होगा, ठीक है। यदि आप लाल और पीला रंगों को मिलाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो ऑरेंज कलर प्राप्त होगा। रंगों का पहिया यानी कलर व्हील्स पर संगत रंग यानी हार्मोनस कलर क्या होते हैं, वे जो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, ठीक है। जैसे कलर मैच कराया जाता है ना, कि ग्रीन के साथ वाइट, ब्लू के साथ वाइट, ये सब क्या है, यही सब क्या होते हैं, संगत रंग होते हैं, यानी हार्मोनियस कलर होते हैं। रंगों का पहिया पर तापमान यानी टेम्परेचर के आधार पर रंगों को वर्गीकृत किया जाता है, तो ठंडे कलर और गर्म कलर यानी वार्म कलर एंड कूल कलर, ठीक होते हैं ना। किसको वार्म कलर कहते हैं, किसको कूल कलर कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के कलर व्हील्स में दिया गया है, ठीक। तो क्या है, रंगों के पहिए पर कौन से रंग गरम रंग माने जाते हैं, तो गरम रंग क्या है, लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, यानी जितना भी रेड कलर का शेड होता है वो सब क्या होते हैं, वो सब गर्म होते हैं, यानी वार्म कलर होते हैं। और जितने भी ब्लू ये सारी चीज़ों की तरफ जाता है वो सब क्या होते हैं, कूल कलर होते हैं, ठीक। विपरीत रंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर का संयोजन किस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करता है, तो क्या करेगा, तीव्र और आंखों को आकर्षित करने वाला प्रभाव पैदा करता है। रंगों का पहिया यानी कलर व्हील्स में कौन सा रंग एक संगत रंग के रूप में काम करता है, जब वह नीला हो, तो क्या करेगा, संगत के रूप में, नीला के साथ हरा क्या हो जाएगा, उसके संगत के रूप में कार्य करेगा। और ये कौन से कलर हो गए, ये कूल कलर हो गए, ठीक है। प्राकृतिक रंग यानी नेचुरल कलर से संबंधित कौन सा रंग है, तो क्या होगा, ग्रीन क्या होगा, नेचर से संबंधित होता है। जहाँ भी हम लोग प्रकृति में देखते हैं तो हरी भरी चीजें अक्सर दिखाई देती हैं, ठीक है। हरा का संख्या यानी ग्रीन का संख्या ज्यादा होता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, घास हो गई, पत्तियां हो गई, ये सब क्या है, ये सब अक्सर ग्रीन होते हैं। कहीं कहीं रेड और येलो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अक्सर संख्या किसकी होती है, ग्रीन की होती है। इसलिए नेचुरल कलर के अंदर किसको रखा गया है, ग्रीन को रखा गया है। प्राकृतिक रंग यानी नेचुरल कलर्स क्या होते हैं, वे रंग जो प्राकृतिक तत्वों जैसे आकाश, घास आदि से मिलते हैं उन्हें नेचुरल यानी प्राकृतिक कलर हम कहते हैं। अब क्या है, यहाँ से लीवर से क्वेश्चन शुरू होता है। देखो अब तक हम लोग क्या देखे, हम लोग हार्मोन से क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद क्या देखे, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन देखे, अब इसके बाद क्या था, कलर से। अब यहाँ से क्या है, लीवर से क्वेश्चन शुरू है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन शुरू है, लीवर से क्वेश्चन शुरू है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बहुत, देखो यहाँ पे 93 पेज दे रहा है ना, पेज नंबर 93 PDF में, कि 93 पेज दे रहा है ना, तो 93 पेज में ऐसा तो है नहीं कि ऐसे केवल पेज होगा, इसमें सब क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लीवर शुरू होता है। एक सेकंड पानी पी लूँ मैं। यकृत यानी लीवर शरीर का कौन सा प्रकार का अंग है, तो कौन सा अंग है, पाचन अंग है, ठीक है। लीवर क्या है, ये पाचन अंग है। लीवर क्या है, शरीर में किस प्रमुख द्रव्य का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, तो पित्त का यानी बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है, लीवर करता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में। कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर को क्या कहते हैं, तो पित्ताशय कहते हैं। कहाँ स्टोर होगा, पित्ताशय में स्टोर होगा। और फॉर्मेशन कहाँ होगा, यानी निर्माण कहाँ होगा, यानी बनता कहाँ है, तो बाइल जूस कहाँ बनेगा, लीवर में बनता है, ठीक है। अब क्या है, यकृत लीवर पित्त रस का क्या कार्य है, ये फैट पे क्रिया करके फैट का पाचन करता है, ठीक है। जब तक हमारे अंदर हम फैट खाएं और अगर क्या हो, पित्त रस ना हो, बाइल जूस ना हो, तो फैट के पाचन की प्रक्रिया नहीं कंप्लीट होगी या नहीं शुरू होगा, ठीक है। यकृत किसकी सहायता से वसा यानी फैट का पाचन करता है, देखो प्रश्न ही आ गया। तो क्या है, पित्त रस यानी बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस की उसमें क्या करता है, फैट में पाचन की भूमिका निभाता है। यकृत किस विटामिन को संग्रहित करता है, तो यकृत किसको किसको संग्रहित करेगा, उपरोक्त सभी, यानी किसको किसको करेगा, यकृत स्टोर करता है। पहली बात तो किसको करेगा, विटामिन ए को,
डी को और B12 को। ठीक है, इन सब का रासायनिक नाम सुनते जाओ। ए का रेटिनॉल, क्या है? रेटिनॉल। डी का कैल्शिफेरॉल, क्या है? कैल्शिफेरॉल। B12 का साइनोकोबालामिन, क्या है? साइनोकोबालामिन। अगर इस तरीके से आपको भी विटामिन का नाम लर्न करना है, ऐसे कि जैसे मैं जबान पे बोलूं, विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक एसिड, B6 का पैराडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन BH को इस तरीके से क्या है, सारे विटामिन के नाम अगर आपके भी जबान पे लर्न होना चाहिए तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में विटामिन से रिलेटेड 3 वीडियो बनाए हैं। अगर उस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हो तो मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये आपका काम है कि जाएं प्लेलिस्ट में विजिट करें और जा कर के वहाँ पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए सब कुछ है, ना पढ़ने का मन हो तो एक बहाना होता है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं था। ठीक है, यकृत में कौन सा पोषक तत्व ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो कौन होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज क्या है? जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खा लेते हैं और उसकी हमारे शरीर में अच्छा वर्क हम कम कर रहे हैं, खा ज़्यादा लिए, बैठे बैठे खाना खा लिए, कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्लूकोज क्या क्या होगा? सरप्लस हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। तो जब अधिक ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज क्या होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होगा। और कहाँ जमा यानी कहाँ स्टोर होगा? तो पहली बात कहाँ होगा? लीवर में होगा। ठीक है, लीवर में स्टोर होगा और मसल्स में स्टोर होगा, यानी मांसपेशियों में। कितना लीवर में होता है और कितना मसल्स में होता है? तो कितना होगा? 250 ग्राम, नहीं सॉरी 200 ग्राम क्या होगा? लीवर में होगा। ठीक है, 200 ग्राम लीवर में होगा। और कितना हो गया? 350 ग्राम किस में होगा? मसल्स में, यानी मांसपेशियों में। अब टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 550 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया? 550 ग्राम। ये क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, पहले क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। फिर हम कभी भी जब कहीं गुस्से में हों या फास्ट रखे हों या जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई हो कि हम खाना ना 2-3 दिन तक खाए हों, तो हम कैसे जिंदा रहते हैं? बिना खाना खाए तो नहीं जिंदा रह सकते हैं भाई। इंसान बिना खाना खाए नहीं ना जिंदा रहेगा। तो वही ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का फॉर्म जमा था, स्टोर था, वो क्या होता है? फिर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज बन के क्या करता है? एनर्जी देना शुरू करता है। फिर हमारे अंदर एनर्जी आने लगती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना नहीं क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनेगा तब क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन रहा है तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनेगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जब प्रोटीन और फैट से एनर्जी हमें मिलती है, प्रोटीन और फैट से एनर्जी मिलती है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, क्या होगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस जब आएगा तब क्या, जब प्रोटीन और फैट एनर्जी देगी तो उस समय को क्या कहते हैं? उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोनियोजेनोसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन और फैट का कार्य एनर्जी देना नहीं है, बट अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है तो तब एनर्जी कौन देगा? प्रोटीन और फैट एनर्जी देने का कार्य करते हैं। उस प्रक्रिया को ये हम कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य कौन सा करता है? तो क्या करेगा? प्लीहा करेगा। नहीं, कौन सा कार्य करे? विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करेगा। कौन करेगा? किडनी करेगा। विषैला पदार्थ यानी यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इनको यूरिन के रास्ते से क्या करता है? बाहर निकालता है। तो ये कौन करेगा? ये गुर्दा करेगा, यानी किडनी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? किडनी करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है किसका? ब्लड का। अब तक हम लोग क्या देखे? लीवर से क्वेश्चन था, इसके पहले हार्मोन से क्वेश्चन था, फिर कलर से क्वेश्चन था, फिर क्या था? बच्चों में रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड से क्वेश्चन शुरू होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन बोले तो
कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को शरीर में एंट्री दिलाता है। तो ये कौन कार्य करता है, ये ब्लड करता है। ठीक है, अब क्या है, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का द्रव हिस्सा क्या कहलाता है, यानी रक्त का जो लिक्विड हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और पोषण तत्वों का परिवहन करना। अभी आप लोग को ऊपर मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी कि इसका कार्य क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का इसका कार्य है। ठीक है, इसका क्या कार्य है, परिवहन का कार्य है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का। हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो सीधे ये तो नहीं कि रोटी ले जाकर हम लोग ब्लड में दे आए, नहीं ना। जब कोई भी चीज़ होगा तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, कोई बीमार होता है तो दाल रोटी चावल नहीं चढ़ाई जाती है ना, बॉटल में क्या होता है, ग्लूकोज ही चढ़ाई जाती है। और ग्लूकोज क्या होता है, आसानी से हमारे शरीर में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके लिए पाचन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। लिक्विड चीज़ों की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, वो डायरेक्ट ही क्या है, मुंह से इंटेक करो और हमारे क्या होता है, मांसपेशियों यानी ब्लड के माध्यम से हर टिश्यू को पहुंचने लगता है। ठीक है, अब क्या है, रक्त का कौन सा घटक शरीर को रोगों से बचाता है, तो रक्त का कौन सा घटक होगा जो शरीर को रोगों से बचाएगा, तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। कौन है, WBC होता है जो क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, तो प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, प्लेटलेट ना हो तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारे शरीर में ब्लड का थक्का तो जम जाता है कब, जब हाथ कटता है, हाथ पैर जो भी अंग कुछ भी कटता है तो ब्लड क्या है, बहता रहता है। एक समय आता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक, लेकिन हमारे ब्लड वेसल्स में यानी हमारे धमनी में, शिराओं में ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, इसमें क्यों नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है, इसका आंसर क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और इसके पीछे कई वीडियो जब आता है ब्लड से क्वेश्चन तो मैं ये एक्सप्लेन की हूँ, अगर आप बता पाना तो बता देना, नहीं तो मेरे पुराने वाले वीडियो में जा करके देख लेना और वहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। मनुष्य के शरीर में औसतन कितना रक्त होता है, तो 4 से 6 लीटर होता है। वो बॉडी के बनावट पे डेवलपमेंट करता है, डिपेंड करता है कि कितना रक्त किसमें होगा। ठीक है, रक्त का कौन सा घटक घाव भरने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या करता है, घाव भरने में सहायक होता है। घाव कैसे भर देगा, जब ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है तो वहाँ पे घाव क्या होता है, ढक जाता है। ठीक है, फिर वही क्या होता है, पपड़ी बनने लगती है और घाव को सुरक्षित कर देता है। ठीक है, मनुष्य का कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होगा, तो AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होगा, AB पॉजिटिव होता है। अब प्रश्न बनता है, अगर कोई व्यक्ति हो, ये IAS तक में प्रश्न बना है, कोई एक व्यक्ति हो जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है। ठीक है, और अस्पताल में उसे पहुंचाने पे इतना वक्त नहीं है कि उस व्यक्ति का ब्लड टेस्ट किया जाए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है जो उसे हार्म ना पहुंचाए, जो उसे नुकसान ना करे, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, आप बताओगे। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी व्यक्ति को आप चढ़ा दोगे तो उससे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव। और वो नेगेटिव वाले व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ ही % पाए जाते हैं जिनका ब्लड ओ नेगेटिव होता है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उनको जब कहीं एक्सीडेंट या चोट लगता है तो उनके लिए ये समस्या बहुत ही मुश्किल क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता है और ओ नेगेटिव वाले को सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड दे सकता है। ठीक है, जैसे क्या है, ओ ब्लड ग्रुप वाले को केवल ओ वाला ही दे सकता है, लेकिन ये सबको दे सकता है, लेकिन लेता केवल OB से है। और AB वाला क्या है, ये हर किसी से ले सकता है। ठीक है, ये कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होते हैं। ठीक, AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कौन कर सकता है, तो AB करेगा, O करेगा, सभी रक्त के समूह वाले व्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A, B, AB और O, यही 4 होते हैं ना।
यही 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक, अरे यहाँ होगा, ठीक, यही 4 क्या है, ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक है, यही 4 होते हैं। तो इसमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया जाता है। किस अंग में रक्त का निर्माण होता है, तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। और जब छोटा बच्चा होता है तो उसका किस में निर्माण होगा, तो उसका किस में निर्माण होता है, लीवर में निर्माण होता है। अब आप लोग ये पूछो कि मैम क्यों बच्चे का लीवर में निर्माण होता है और क्यों बड़े का यानी एडल्ट का अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में निर्माण होता है। तो बच्चों का लीवर में इस वजह से निर्माण होता है क्योंकि बच्चों की हड्डियां अभी क्या है, मजबूत नहीं है, अभी उनके अंदर हड्डियां नहीं है, उनके अंदर क्या है, कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है, हमारे कान की हड्डी हो गई, हमारे नाक की हड्डी हो गई, ये जो चीज़ें क्या है, ये मुड़ती हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, यही क्या है, यही कार्टिलेज कहलाती हैं, ठीक है, क्या कहलाएंगी, कार्टिलेज कहलाएंगी। तो जो छोटा बच्चा होता है तो उसकी हड्डियां अभी क्या होती हैं, कठोर नहीं हुई होती हैं, ना उतनी डेवलप होती हैं, इसलिए उनके हड्डियों में यानी बोन मैरो में ये क्या है, रक्त का निर्माण नहीं होता है। अब बोन मैरो होता कहाँ है, ये मोटी मोटी जो भी हड्डियां होती हैं, हमारे जांग की हड्डियां हो गई, हाथ की हड्डियां हो गई, इन हड्डियों के बीच में यही क्या होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा यही होती है, ठीक है। अब आए समझ में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तल्पता यानी एनीमिया नामक रोग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसको 100 से 120 दिन कहा जाता है, ठीक है। कितना होता है, 100 से 120 दिन। किसका कार्य होगा, आरबीसी का, आरबीसी कार्य नहीं, किसका जीवन काल होगा, आरबीसी का जीवन काल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 पीएच क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 पीएच होता है, ठीक है। अब क्या है, रक्त को शरीर में पंप करने वाला कौन सा होता है, तो क्या होगा, रक्त को शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा होता है, यकृत यहाँ गलत दे रहा, ठीक है, ये गलत है, ठीक। रक्त को शरीर में पंप कौन करता है, तो हार्ट करता है। किसका कार्य होता है, हार्ट का कार्य होता है कि ब्लड को क्या करे, पंप करे, ठीक है। अब यहाँ से कार्य शुरू होता है हार्ट का, किसका, हार्ट का। अब तक हम लोग किससे क्वेश्चन देखे, ब्लड से देखे, हार्मोन से देखे, ठीक है, और रिफ्लेक्शन से देखे, कलर से देखे। अब यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन हार्ट से शुरू होता है, ठीक है। हृदय शरीर का कौन सा अंग होता है, तो संचारण अंग होता है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने चैम्बर यानी कितने कक्ष, कितने कमरे होते हैं, तो 4 होते हैं। जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं, ऐसे हार्ट में भी 4 कक्ष होते हैं, ठीक। इस तरीके का अगर हार्ट मान लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे हार्ट कुछ होता है ना। अब इस तरीके से क्या है, दो अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। निलय नीचे होते हैं, याद करने का ट्रिक देख लो, न से नीचे होता है और न से निलय होता है, ठीक है। क्या होता है, न से नीचे होता है और न से निलय होता है। एक बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है, एक बायां अलिंद होता है, एक दायां अलिंद होता है, ठीक है। अब क्या, हार्ट में हमारे किस चैम्बर में शुद्ध ब्लड होता है, तो किस चैम्बर में शुद्ध ब्लड होगा, किस में होगा, बाएं वाले चैम्बर में क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है यानी प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, ये तो नहीं कि ब्लड में आकर के धूल मिट्टी गिर गया इसलिए ब्लड गंदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वही क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट किधर है, हमारा हार्ट हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में है। तो हार्ट में भी 4 चैम्बर हैं, उस 4 चैम्बर में भी जो क्या होता है, 4 चैम्बर में भी जो लेफ्ट की चीजें होती हैं, लेफ्ट का बायां अलिंद और बायां निलय में क्या होता है, ब्लड क्या होगा, प्योर होगा यानी शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। अब क्या है, हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है, तो हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को कहेंगे ऑरिका और एट्रिया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऑरिकल और एट्रिया, ठीक है। अब क्या है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है, तो ऐसे नोड कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऐसे नोड यानी साइनोवियल नोड्स कहते हैं, ठीक है। सामान्य वयस्क की हृदय गति कितनी होती है, तो 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है, ठीक है।
हृदय गति सामान्य पूछ रहा है, ऐसे तो 72 टाइम होता है, लेकिन 60 से लेकर के 100 तक अगर आपकी हार्ट बीट है तो सामान्य मानी जाएगी। ठीक है, इसको ना लो कहा जाएगा ना हाई कहा जाएगा। ये नहीं कि 72 बार होता है तो मेरा 100 है तो अरे मेरा तो बड़ा हाई है, सदमे में लगो एकदम बीमार होने, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर 100+ है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। अब क्या है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त किस अंग से हृदय में आता है? तो फेफड़े में आता है। ब्लड कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़े में, लंग्स में ब्लड शुद्ध होता है। कभी भी ये मत आप लोग कह देना हार्ट का कार्य क्या है तो ब्लड को शुद्ध करना, ये कभी भी नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि हार्ट ब्लड को शुद्ध नहीं करता है, हार्ट ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जिस तरीके की हमारी मुट्ठी होती है, हमारे मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है, इस तरीके से मुट्ठी खोलो और बंद करो, मुट्ठी खोलो और बंद करो, यही हमारा हार्ट क्या करता है, ऐसे ही लब डब करता है, ना कि दिल धक धक करता है। हार्ट धक धक नहीं करता है, हार्ट क्या करता है, लब डब हार्ट करता है। और ऐसे मुट्ठी खुली तो क्या हुआ, शरीर में नहीं, हृदय में ऐसे क्या है, जब हृदय इस तरीके से सिकुड़ता है, हृदय इस तरीके से सिकुड़ के छोटा हो गया तो क्या होगा, ब्लड पूरे शरीर में क्या हो गया, सब धमनियों और सिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में चला गया। और जब हार्ट ऐसे खुलता है, अगर मैं आप लोग को वीडियो ऐसे दिखा पाती ना तो मैं दिखाती कि कैसे हार्ट वर्क करता है। ऐसे मुट्ठी को खोलो तो क्या हुआ, ये शिथिलन हुआ है, यानी पूरे हार्ट के चारों चैम्बर में क्या होगा, ब्लड घुसेगा। जब मुट्ठी ऐसे बंधी तो क्या हो गया, पूरा हार्ट से निकल करके सारे शरीर में, सारे बॉडी में हमारे रक्त क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या है, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। कौन ले जाएगा, धमनियां ले जाएंगी। ठीक है, कौन ले जाएगा, आर्टरीज ले जाएंगी। कहाँ से, रक्त हार्ट से बॉडी को, अगर हार्ट से बॉडी को जा रहा है तो क्या होगा, हार्ट से बॉडी को जाएगा तो धमनियों में क्या होगा, रक्त शुद्ध होता है। क्या होगा, शुद्ध होगा, यानी क्या होगा, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाएगा। तो हार्ट से जब अन्य भाग में जा रहा है तो शुद्ध रक्त जाएगा। तो ये कौन ले जाएंगी, धमनियां ले जाएंगी, यानी आर्टरीज में क्या है, शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, और धमनियों में क्या है, सिराओं में क्या है, यानी बेन्स में क्या होता है, उसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों, क्योंकि हार्ट से जब पूरे बॉडी से शरीर को, ये क्या है, ये हार्ट है, अब पूरे बॉडी को जब ऐसे ब्लड लाया जा रहा है हार्ट के पास कि ले जाओ फेफड़े के पास ले जाओ, जो क्या होता है, पाल्मोनरी शिराएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रक्त को फेफड़े के पास ले जाती हैं और वहाँ पे क्या करती हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवा करके और ऑक्सीजन को ले करके फिर क्या करती हैं, हार्ट को देती हैं। फिर हार्ट क्या करता है, अब यहाँ हार्ट के पास आया, अब ये यहाँ से क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, यानी पूरे बॉडी को देगा। तो जब पूरे बॉडी को देगा तो क्या देगा, शुद्ध ब्लड देगा, और पूरे बॉडी से जब ले आएगा तो क्या लाएगा, अशुद्ध ब्लड लाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझने में ये बहुत ही आसानी रही होगी। ठीक है, अब क्या है, हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय को ऊर्जा और पोषण कौन देता है, तो कोरोनरी धमनी देती है। कौन देगा, कोरोनरी धमनी देती है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त को पंप करना। अभी बताए ना, हृदय का बिल्कुल भी कार्य नहीं है कि ब्लड को शुद्ध करे। जब भी कोई पूछे कि हार्ट का वर्क क्या है, तो हार्ट का वर्क क्या है, ब्लड को पंप करना हार्ट का कार्य होता है। ठीक है, और ब्लड को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है, तो लंग्स का होता है, फेफड़े का होता है। हमारे शरीर में फेफड़े कितने जोड़ी होते हैं, तो जो 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं, और वो किस साइड का फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, तो बायां फेफड़ा थोड़ा क्या होता है, हमारा छोटा होता है। क्यों बायां फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि बाएं फेफड़े के नीचे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, हार्ट होता है, और वहीं से हार्ट के पास क्या होता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को फेफड़े में ले जाता है, वो शुद्ध करके फिर क्या करता है, ब्लड हार्ट को दे देता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में एक एक करके इस तरीके से जुड़ी हुई है। इस तरीके से कुछ क्या है, फेफड़े का आकार होता है इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे फेफड़े का आकार होता है ना। अब क्या है, हार्ट तक ही केवल कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक, अब क्या है, हृदय का मुख्य कार्य ये तो आप लोग जान गए। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी अरोटा होती है। क्या होती है, अओर्टा होती है। अब क्या है, पाल्मोनरी आर्टरी
किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाएगी। कौन? यानी अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा? पाल्मोनरी आर्टरी में। और पाल्मोनरी वेन्स में क्या बहेगा? उसमें क्या बहता है? उसमें शुद्ध रक्त बहता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जहाँ है वो क्या हो गया? अशुद्ध ब्लड हो गया। और जहाँ ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो क्या हो गया? शुद्ध यानी प्योर ब्लड हो गया। ठीक है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? यानी रक्तचाप क्या हो गया? बीपी हो गया। बीपी क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है। इसको जिस मीटर से नापते हैं उसको क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या कहेंगे? स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और वो कैसा होता आप लोग देखे होंगे। आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहले वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर चेक करता है। ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किसको नापने के लिए करते हैं? तो ईसीजी का प्रयोग हृदय की विद्युत गतिविधि यानी ईसीजी का प्रयोग हार्ट की गतिविधि को नापने के लिए करते हैं। ईईजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? ईईजी का प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? ब्रेन के लिए यानी मस्तिष्क के लिए करते हैं। ठीक है। अब क्या है? निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को तेज करता है? तो कौन सा हार्मोन हृदय गति को तेज करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? हृदय गति को तेज करता है। अब यहाँ से क्या है? प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे मुझे मोटिवेटेड करें, कमेंट करें। जो भी नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए वो मुझे बताएं। हम आप लोगों को सब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब